तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 5, जिसका नाम है क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट। सो हमने यूनिट 4 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, मतलब पूरे सिलेबस के साथ। पिछले 3 साल के जितने PYQs थे वो भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट करो, पढ़ो उसे और अच्छे से मतलब अपनी यूनिट कंप्लीट करो। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5। तो यूनिट 5 के अंदर हम जो हमारा लेक्चर 1 है उसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सो हडूप देखेंगे, मतलब हडूप पूरा क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे यूनिट का। और हडूप का जो आर्किटेक्चर है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023-24 में पूछा गया है। फिर हम मैप रिड्यूस देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे काम करता है वो। फिर हम वर्चुअल बॉक्स देखेंगे जो कि हमारा 23-24 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम गूगल ऐप इंजन पे मूव कर जाएंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर मैं आपको 3 टॉपिक बताऊं इस लेक्चर में से इंपॉर्टेंट, तो हडूप आर्किटेक्चर, वर्चुअल बॉक्स एंड ये जो हमारा गूगल ऐप इंजन का आर्किटेक्चर है वो। सो आर्किटेक्चर इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम आ जाता है और थोड़ी सी बातें लिखनी होती हैं, तो थोड़ा आंसर आपका लगभग बन जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। देखो, आप जब से हमें फॉलो कर रहे हो आपको पता है कि हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मतलब यार सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और सब्जेक्ट कोड मैं उसको बता देता हूँ, KCS 713 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हमें देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन, है ना, मतलब कि ये यूनिट के अंदर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सो दिस यूनिट फोकसेस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट शेपिंग मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सो पूरा हमने ये जो पूरा सब्जेक्ट है पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई जिसने एडवांस और कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो दिस एडवांसमेंट मेक क्लाउड सिस्टम फास्टर, मोर इफिशिएंट, बेटर कनेक्टेड। ठीक है, सो ये सब इसके फीचर्स हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजीज आई हैं। सो सो देखो, पहले क्या होता था ना कि मतलब 2000 से पहले, मतलब कि 2001 से पहले क्या होता था कि बहुत जो डेटा था वो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है, मतलब वो बाइनरी में ही था, वो ज़्यादा ऐसे नहीं था कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, डेटा इमेजेस फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो फॉर्मेट में हो। वो सिर्फ लाइक बाइनरी में था और उस पर काम होता था कंप्यूटर्स में। लेकिन जब 2000 के बाद जैसे इंटरनेट आया, ठीक है, 2005 2006 में ऐसे कुछ इंटरनेट आया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो डेटा है वो टाइप्स में बट गया, मतलब कि वो टेक्स्ट का भी होने लगा, इमेजेस का भी होने लगा। तो वो क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो बहुत बड़ा होने लग गया, मतलब उसका जो साइज है बहुत ज़्यादा हो गया, डेटा भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसे हैंडल करने के लिए भी हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना पड़ा। ठीक है, उसी वजह से क्लाउड के अंदर भी वो जो टेक्नोलॉजीज के अंदर एडवांसमेंट था वो आया। ठीक है, सो डेटा हैंडलिंग करना वो सब चीज़ें भी मतलब नहीं हो पा रही थी, इस वजह से जो क्लाउड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो एडवांस हुई। ठीक है, सो चलो इसी चीज को मतलब सब रिजॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजीज आई थी। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री का ओवरव्यू दे दिया, है ना। हाउ बिजनेसेस मैनेज एंड प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड कोलैबोरेट अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। सो बेसिकली पूरी यूनिट के अंदर तीन ही चीजें जो मेन है वो है कि हाउ यू हैंडल बिग डेटा। ठीक है, और फिर आता है आपका कि आपकी जो एप्लीकेशन है कैसे डिप्लॉय होते हैं, ठीक है, ऑन क्लाउड। एंड आप जो हमारे आपस में क्लाउड्स हैं वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, मतलब कि आपस में जो सर्विसेज होती हैं वो कैसे कोलैबोरेशन करती हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा हडूप। ठीक है, सो हडूप हमारा एक बहुत मतलब बहुत अच्छा टॉपिक, मतलब एक ये कह सकते हो फीचर है, जो कि हमारा डेटा जो बिग डेटा होता है उसे हैंडल करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सो हडूप हमारा 2021-22 में पूछा गया था, है ना, और इसका आर्किटेक्चर भी और मतलब सालों में पूछा गया है। तो एक एक करके बताऊंगा। तो हडूप पहले होता क्या है पहले हम देखते हैं, है ना। इट इज़ एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, यानी कि सबके लिए अवेलेबल है, ये सबके लिए अवेलेबल फ्रेमवर्क है, डिजाइन टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा efficiently. ठीक है, it uses a distributed system, meaning it divides data into smaller pieces and store it across multiple computers. So basically ये distributed system का यूज करता है। जहां पर भी आपको distributed system देखने को मिले तो वहां पर पहले से ही आपका जो पैरेललिज्म है, ठीक है, मतलब कि जो साइमल्टेनियसली जो काम होता है वो आ जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बड़ा सा एक डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग मशीन पे स्टोर किया जाता है, और अलग अलग ही डेटा पर क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यानी कि काम किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल डेटा पर काम हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है और आपका जो बड़ा डेटा है वो अच्छे से प्रोसेस भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इट प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग
टूल्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, सो हडूप के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप आराम से जो कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उन्हें आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इमेजिन अ ह्यूज लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस सर्वल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच हैंडल इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और हर एक ब्रांच और जो बुक्स है ना वो ब्रांचेस के अंदर अलग अलग डिवाइड है। लाइक अगर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है वो अलग है ना, जैसे मैकेनिकल की बुक्स हैं वो अलग है। तो उसमें क्या है कि हमारी अगर जो बुक्स हैं वो अलग अलग ब्रांच में ऐसे डिवाइडेड रहेंगी, तो क्या रहेगा कि हमें लाइब्रेरी के अंदर जो एक्सेस करने में बुक्स हैं वो इजी रहेगा। वैसे ही हडूप के अंदर क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो अलग अलग डिवाइडेड रहता है, तो इस वजह से आपको क्या होता है, डेटा को एक्सेस करने में बहुत इजी होता है। जब हम आर्किटेक्चर देखेंगे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सो दिस मेक इट इजी टू फाइंड, easier to find short analyze and books। ठीक है, द बुक्स। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन करने में आसान हो जाता है जब आप डेटा को डिवाइड करके रखोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हडूप। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर छोटा सा टॉपिक आ गया था कि हिस्ट्री बता दो भाई हडूप की। तो देखो मैं आपको बता दूं, हडूप वाज क्रिएट, तो अब आप पहले ना हडूप से पहले आप थोड़ा सा इंटरनेट की भी हिस्ट्री लिख कर आ सकते हो कि मतलब क्यों, मतलब जरूरत पड़ी बिग डेटा हैंडलिंग की। ठीक है, so Hadoop was created by Dog Cutting and Mike कैफ्रोला। ठीक है, कैफरेला, हाँ कैफरेला, इन 2025। तो इन दोनों ने मिलकर हडूप को क्रिएट किया 2005 में, इंस्पायर्ड बाय गूगल्स पेपर्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। सो बेसिकली ये गूगल्स के पेपर पे इंस्पायर्ड था, उनको देखकर बनाया गया था, है ना। और इट बिकम अ पार्ट ऑफ अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन विच मेंटेन इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, सो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ये फिर पार्ट बना और उसके अंदर जो डेवलपमेंट का जो पार्ट था वो देखा गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी, इनके फाउंडर मतलब कौन थे, मतलब उसे बनाया किसने था, डेवलपर कौन थे, और ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, और फिर वो लास्ट में कहाँ पर जाकर उसके पार्ट में सेट हुआ। ठीक है, तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी, आप चाहो तो पढ़ लो वरना आपकी मर्जी, है ना। अब आते हैं हम की कॉन्सेप्ट्स पे हडूप के। तो बेसिकली जो हमारा हडूप है उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, हमारे जो तीनों मॉड्यूल्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और वो मॉड्यूल किस पर मतलब ये जो पूरा हडूप है वो कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है वो हम आगे आता है कि हडूप कॉमन कहते हैं उसे। ठीक है, सो ये जो हमारे की कॉन्सेप्ट से हडूप के, उसे वो पूछे गए थे 2021-22 में और 22-23 में। ठीक है, या तो देखो मेन मॉड्यूल्स पूछे, बोलेगा कि मेन मॉड्यूल्स बताओ, या तो बोलेगा कि हडूप के कॉन्सेप्ट बताओ। तो ये दोनों में से आप कोई भी में भी यही चीजें लिख कर आओगे। तो बेसिकली देखो तीन है और प्लस हडूप कॉमन है। ठीक है, सो पहला आता है आपका HDFS। ठीक है, इसका मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम फॉर स्टोरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ठीक है, ये वाला जो हमारा सिस्टम होता है किसके लिए यूज होता है, कि आपका जो डेटा है वो एक्रॉस मशीन पे मल्टीपल जो मशीन्स हैं वहां पर आप स्टोर कर पाओ। ठीक है, इट स्प्लिट लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ब्लॉक्स। ठीक है, ये करता है कि आपकी जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देता है, और अगर आप चाहो तो उसका साइज अपने तरफ से दे सकते हो, या फिर अगर आप नहीं देते हो तो उसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 128 MB का। ठीक है, जो एक ब्लॉक होता है, और डिस्ट्रीब्यूट्स देम अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। ठीक है, ये जो डेटा नोड्स होते हैं वहां पर आपका एक्चुअल जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारा, एक होता है नेम नोड और एक होता है डेटा नोड। ठीक है, जो नेम नोड होता है उसके अंदर ये स्टोर होता है कि आपका डेटा जो है कहाँ पर स्टोर है, जो बेसिकली जो डेटा के बारे में जो चीजें हैं लाइक एड्रेस है ना, वो कब स्टोर हुआ, वो सारी चीजें कहाँ पर स्टोर होती है, नेम डेटा के अंदर स्टोर होती हैं। और डेटा नोड के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और डेटा इज रेप्लिकेटेड डिफॉल्ट 3 कॉपीज टू एंश्योर नो डेटा लॉस। और हर एक नोड पर जो डेटा होता है आपका 3 कॉपीज होती है। ठीक है, मतलब कि आपका रेप्लिकेट करके डेटा रखा जाता है जिससे कि अगर एक कॉपी आपकी डिलीट भी हो जाती है तो आपका डेटा जो है लॉस ना हो। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, मतलब बेसिकली ये एडवांटेज है इसका कि डेटा इसका लॉस नहीं होता, है ना। और इसके कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये था हमारा HDFS। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो मॉड्यूल होता है इसका, वो होता है यान। ठीक है, जो यान होता है उसकी फुल फॉर्म होती है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, सो बेसिकली देखो यहाँ पर जो हमारा HDFS है वो करता है स्टोरिंग का काम डेटा। ठीक है, और जो हमारा यान है वो करता है मैनेजमेंट का काम। ठीक है, और जो हमारा मैप रिड्यूस है वो करता है हमारा प्रोसेसिंग का काम। ठीक है, सो देखो देखते हैं यान, यान क्या होता है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। सो मैनेजेस रिसोर्स लाइक CPU मेमोरी अक्रॉस द हडूप क्लस्टर। जो आपका पूरा हडूप का क्लस्टर होता है जिसके अंदर सारे नेम नोड्स, डेटा नोड्स, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उन सब के अंदर कैसे CPU को एक दूसरे नोड पर दिया जाएगा, मतलब कितना कितना दिया जाएगा, और कितनी मेमोरी सबको दी जाएंगी। ठीक है, वो सब कौन मैनेज करता है, यान मैनेज करता है।
शेड्यूल्स टास्क टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। और इन सबको किसके अंदर डिवाइड करके रखता है, टास्क में डिवाइड करके रखता है, जिससे कि अच्छे से जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है यार। अब आता है हमारा नेक्स्ट मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस को आप आगे बहुत डिटेल में भी पढ़ रहे होंगे, अभी आप मॉड्यूल में पढ़ लो, ठीक है। एचडीएफएस के मतलब एचडीएफएस के अंदर भी यूज होता है। Programming module used for processing data, it divides the work into two main steps, ठीक है। तो इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है मैप और एक होता है रिड्यूस। तो मैप के अंदर क्या होता है कि आप डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। फिर रिड्यूस में क्या करते हो, बेसिकली जो छोटे छोटे पार्ट्स के जो रिजल्ट आए हैं, ठीक है, मतलब कि आपने देखो छोटे छोटे पार्ट्स में जो डेटा था उसको प्रोसेस कर लिया, तो उसकी जो रिजल्ट आए रिड्यूस के अंदर आप क्या करते हो, रिजल्ट को कंबाइन करके अपना जो टास्क है उसे फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। ये होता है रिड्यूस स्टेप। तो ये होते हैं हमारे 3 मॉड्यूल कंप्लीट। देखो ये जो चौथा आता है वो होता है हडूप कॉमन, ठीक है। तो बेसिकली हडूप कॉमन को कॉमन यूटिलिटीज भी बोला जाता है। हडूप कॉमन और कॉमन यूटिलिटीज आर नथिंग बट अवर जावा लाइब्रेरी एंड जावा फाइल्स। तो बेसिकली जो हडूप है पूरा जावा पे बेस है। तो जावा लाइब्रेरीज और जावा फाइल्स जो इसे सपोर्ट करती हैं वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। दीज यूटिलिटीज आर यूज्ड बाय एचडीएफएस, यान एंड मैप रिड्यूस। तो कॉमन इसीलिए लिखा गया है कि ये सारे मॉड्यूल्स के पास काम कर रहा है, ठीक है, फॉर रनिंग द क्लस्टर। इट वेरीफाई द हार्डवेयर फेलियर, और ये हार्डवेयर फेलियर्स को भी वेरीफाई करता है, अगर हार्डवेयर फेलियर से बता भी देता है, ठीक है। सो ये थे आपके मेन मॉड्यूल्स जो आपके हडूप के थे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हडूप आर्किटेक्चर। सो हडूप का आर्किटेक्चर कैसे दिखता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारा 2023-24 में पूछा गया इंपॉर्टेंट है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क, हम सबको पता है, डिजाइन टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ये हडूप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इट फॉलोज अ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो हमारा जो हडूप है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को क्या करता है, फॉलो करता है। बेसिकली मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है, मास्टर जो होता है कमांड कर रहा होता है और स्लेव आपका काम कर रहा होता है, ठीक है, यही होता है ना। विच एंश्योर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो ये एंश्योर करता है कि आपका जो डेटा मैनेजमेंट है अच्छे से हो और कोई भी डेटा जो है आपका लॉस ना हो, ठीक है। ये होता है आपका आर्किटेक्चर। अब हम आर्किटेक्चर बहुत, ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ हो गया, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं, देखो जब भी आर्किटेक्चर का आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप हडूप के बारे में बता के आओगे, फिर आप मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में थोड़ा सा बताओगे, फिर आप इसके जो कोर कंपोनेंट्स है जो मैंने आपको बताए थे, है ना, वो लिख कर आओगे। एचडीएफएस में लिख कर आओगे कि वो स्टोर करता है डेटा, और जो भी मैंने आपको बताया वो लिख देना। फिर मैप रिड्यूस में बताओगे ये प्रोसेस करता है, और यान में बताओगे ये रिसोर्स को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो इन तीनों को आप और अच्छे से बता के आओगे। मैंने तो यहाँ पर छोटे में लिख दिया, लेकिन मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो वो आप समझा कर आ जाना। अब देखो ये होता है हमारा क्या, आर्किटेक्चर हडूप का, ठीक है। सो हडूप के अंदर बेसिकली दो लेयर होती हैं, एक होता है हमारा मैप रिड्यूस लेयर और एक होती है एचडीएफएस लेयर, ठीक है। दोनों में एक हमारा मास्टर होता है और एक होता है हमारा स्लेव। अब ये इसके अंदर जो हमारे ये जो छोटे छोटे पार्ट्स लिखे हुए हैं ना, इनको हम अच्छे से समझ रहे होंगे। टास्क मैनेजर क्या होता है, नेम नोड क्या होता है, टास्क ट्रैकर क्या होता है, डेटा नोड क्या होता है, जॉब ट्रैकर क्या होता है, डेटा नोड, ये तो हमने डेटा नोड और नेम नोड तो पहले भी अच्छे से समझ लिए हैं, और इन्हें हम जब देख लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं है, इनको बस हम अभी पढ़ेंगे और आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पहला आता है आपका मास्टर नोड के अंदर, देखो ये रहा मास्टर नोड, ये हमारा होता है मास्टर नोड, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है उसे देखेंगे। फिर आता है आपका स्लेव नोड, उसे देखेंगे। तो देखो मास्टर नोड के अंदर हमारे कंपोनेंट होते हैं नेम नोड और जॉब ट्रैकर, ठीक है। सो नेम नोड क्या होता है, तो नेम नोड को आप बेसिकली ये भी कह सकते हो फाइल सिस्टम मैनेजर, ठीक है। सो एक्ट एज अ मास्टर ऑफ एचडीएफएस, तो एचडीएफएस का ये मास्टर होता है। मेंटेन्स मेटा मेटा डेटा विच ब्लॉक ऑफ द डेटा इज स्टोर ऑन अ विच डेटा नोड, मतलब कि किस डेटा नोड पर कौन सा ब्लॉक आपका स्टोर है, ठीक है। वो आपका कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड पर स्टोर है वो मेंटेन करता है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। लाइक मैंने जो आपको बताया था एड्रेसेस वगैरह रखता है, मेटा डेटा रखता है ना। डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं। डज नॉट स्टोर एक्चुअल डेटा, ओनली रेफरेंस, ठीक है। मतलब इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं रहता है, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है। लाइक अ लाइब्रेरी कैटलॉग, जैसे कि आपका लाइब्रेरी का कैटलॉग होता है ना, जहाँ पर सारी चीजें लिखी होती हैं कि इस ब्रांच की बुक्स यहाँ पर हैं, इस ब्रांच की बुक्स यहाँ पर हैं, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती हैं। याद रखना नेम नोड, यानी कि सिर्फ इसमें नेम मेंशन है, इतना याद रखो, ठीक है। If the name node fails, the entire system may become inaccessible, single point failure। तो अगर आपका जो नेम नोड है अगर ये फेल हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इनएक्सेसिबल हो जाता है, ठीक है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, ठीक है।
अब आता है हमारा जॉब ट्रैकर। ये क्या है? प्रोसेसिंग कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। ये भाई देख रेख रखता है, ठीक है। मैनेज मैप रिड्यूस जॉब्स। तो ये तो HDFS का था मास्टर, ये मैप रिड्यूस का है, ठीक है। ये क्या करता है? जो मैप रिड्यूस की जॉब्स हैं उन्हें मैनेज करता है, ठीक है। ये क्या करता है? जितने भी आपको काम करने हैं उनको छोटे छोटे काम्स में डिवाइड कर देता है, ये समझ लो मतलब कि, है ना। स्प्लिट द जॉब इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइन देम टू द टास्क ट्रैकर, ठीक है। ये क्या करता है? ये बेसिकली एक मतलब जैसे कि कोऑर्डिनेटर होता है ना कोई भी, वो क्या करता है भाई, कि जो काम है, उसको एक काम मिला कि मुझे ये चीज संभालनी है, वो क्या करता है? उस चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये वाला काम इसको असाइन कर देता है, ये वाला काम इसको असाइन कर देता है, ये वाला काम इसको असाइन कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जॉब ट्रैकर का काम। अब वो क्या करता है? फिर वो चेक करता रहता है, ट्रैक द स्टेटस ऑफ ईच टास्क। जब जो भी उसने टास्क टास्क ट्रैकर को दिए हैं, वो चेक करता रहता है कि उसने वो कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। वो 3 स्टेटस चेक करता है। अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड है, अगर इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस है, और अगर ये दोनों में से नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जॉब ट्रैकर क्या होता है। ये होते हैं हमारे मास्टर नोड के कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्लेव नोड के कंपोनेंट्स। पहला होता है आपका डेटा नोड। बेसिकली डेटा नोड क्या होता है? एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। स्टोर्स एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स, रीड एंड राइट डेटा एज रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट, ठीक है। Regularly send a heartbeat signal to the name node to confirm it is active, ठीक है। तो बेसिकली समझ लो एक भाई मजदूर वाला काम है इसका, ये सारी बर्डन वर्डन झेलता है, और जो भी क्लाइंट इसे काम बताता है वो करता है, और रेगुलरली हार्ट बीट का जो सिग्नल है वो भेजता रहता है नेम नोड को कि भाई हाँ मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा नोड। अब आता है हमारा क्या? टास्क ट्रैकर, ठीक है। जो लास्ट हमारा इसका नोड है टास्क ट्रैकर, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग वर्कर है, ये एग्जीक्यूट करता है मैप रिड्यूस के जितने भी टास्क होते हैं उन्हें मतलब एग्जीक्यूट करता है बाय जॉब ट्रैकर। तो आपको पूरा का पूरा एक मतलब फंक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे काम होता है ना। तो आपको आर्किटेक्चर तो पूरा क्लियर है ना, कि मतलब आपका जो सबसे पहले HDFS जो लेयर होता है नेम नोड, वो भाई आपका जो डेटा होता है उसके बारे में चीजें स्टोर करता है। डेटा नोड के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। टास्क मैनेजर क्या करता है? टास्क मैनेजर जो है आपके जो टास्क मैनेजर तो इसके अंदर हमने देखा था, टास्क मैनेजर आप ये समझ लो कि जो मैनेज करता है टास्क को, ठीक है। जो जॉब ट्रैकर होता है ना, ये वाला जो मास्टर के अंदर आ रहा है, ये क्या करता है? ये बेसिकली जो बड़ा जो मतलब काम है उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड करता है और सबको असाइन कर देता है। और वो सब कौन है? वो है टास्क ट्रैकर, ठीक है। जितने भी टास्क ट्रैकर हैं उसमें असाइन कर देता है और उन सबको काम करने के लिए बोल देता है, और उन्हें भाई मतलब देखता रहता है कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। बस इतना सा काम होता है इसका। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेना, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस और फीचर्स ऑफ हडूप। ये सब चीजें आप अपने आप भी लिख सकते हो कि फॉल्ट टॉलरेंस होता है, आपका डेटा लॉस नहीं होता, का ये क्या बोलते हैं, स्केलेबल होता है। अगर आपको और नोट्स को ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। आपका डेटा अगर बढ़ जाता है तो पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि एक टाइम पर मल्टीपल जो काम है वो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेज पूछेगा तब भी लिख देना कुछ, ठीक है। ये देखो, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन वगैरह अपने आप लिख दिया करो, ठीक है। तो देखो हडूप का जो हमारा पूरा टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या? मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस हमारा अभी तक पेपर के अंदर पूछा नहीं गया अलग से, मतलब हडूप के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उसके अंदर पूछा गया है, लेकिन मैप रिड्यूस अलग से नहीं पूछा गया है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके साथ एग्जाम्पल भी दूंगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैप रिड्यूस कुछ नहीं है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है हडूप के इन हडूप यूज टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। जो भी आपका लार्ज डेटा सेट होता है उसको प्रोसेस करने का कौन काम करता है? मैप रिड्यूस काम करता है, ठीक है। और ये दो पार्ट में काम करता है, आपको पता है, मैप और रिड्यूस, ठीक है। इट वर्क इन टू मेन पार्ट्स, मैप एंड रिड्यूस। द गोल इज टू ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, प्रोसेस देम इंडिपेंडेंटली एंड देन कंबाइन द रिजल्ट, ठीक है। लाइक अ डिवाइड एंड कॉन्कर वाला कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो भी आपका टास्क है उसको डिवाइड कर दो, फिर डिवाइड करके उन सब पर काम करो, ठीक है। फिर उन्हें कंबाइन कर दो, और फिर उसे फाइनल रिजल्ट आपका जो आउटपुट आए वो दे दो, ठीक है। ये होता है हमारा मैप रिड्यूस। अब इसके कुछ की स्टेप्स हैं मैप रिड्यूस के, तो बेसिकली ये जो है तीन है, ठीक है। पहला है आपका मैप फेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो, अपने टास्क को ब्रेक करते हो। इनपुट टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स, ईच ईच चंक्स इज प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंटली टू जनरेट इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि इनपुट रिजल्ट को आप डिवाइड कर दिया, आपने उसमें प्रोसेस कर लिया और इंटरमीडिएट रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आया है आप उसे शफल करोगे और शॉर्ट करोगे, ठीक है। द इंटरमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम द मैप फेज आर ग्रुप
बेस्ड ऑन कीज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो मतलब डेटा डिवाइड हुआ है वो की वैल्यू पेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। एक आपको वैल्यू दी गिवन होती है और एक की गिवन होती है, ठीक है। तो की के बेस पर आप क्या करते हो, अभी मैं एग्जांपल लूंगा भाई, समझाऊंगा, चिंता मत करो। की के बेस पर क्या करते हो, आप उसकी ग्रुपिंग कर देते हो, ठीक है। अब आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी, फिर जो भी आपको आपको जो टास्क दिया गया है आप उसे परफॉर्म करके डेटा को ग्रुप कर दो और फाइनल आउटपुट को जनरेट कर दो, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फेस होते हैं या फिर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब की फीचर्स क्या आपके मैप रिड्यूस के, स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंस है और पैरेललिज्म है, ठीक है। मतलब ये तो होते ही हैं। अब हम एक लेंगे एग्जाम्पल जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा जो टास्क है वो है हमें फाइल के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें काउंट करना है, ठीक है। मतलब कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स हैं वो कितनी बार आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें काउंट करना है, वर्ड काउंट। लेट से यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच वर्ड अपीयर इन अ सेट ऑफ टेक्स्ट फाइल, वो आपको बताना है, ठीक है। सो देखो, इनपुट के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है हडूप स्कूल, एक है हडूप इज पावरफुल एंड हडूप इज स्केलेबल, ठीक है। सो फाइल वन थोड़ी छोटी है, फाइल टू थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, इस पर हम काउंट करेंगे कि हडूप जो है हमारा इनपुट सेट के अंदर कितनी बार आया है, इज हमारा कितनी बार आया है, कूल हमारा कितनी बार आया है, इज कितनी बार आया है, पावरफुल कितनी बार आया है, एंड कितनी बार आया है। ये हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है मैप फेज, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है, ईच मैपर। अब देखो, एक है ना मैपर असाइन होता है हर एक लाइन के लिए, ठीक है। मैपर प्रोसेस वन लाइन एंड इनपुट, ठीक है, एंड ब्रेक्स इनटू वर्ड्स, ठीक है। आप क्या करोगे, हर एक लाइन को एक मैपर असाइन करोगे और मैपर क्या करेगा, उसे डिवाइड करेगा और ब्रेक करेगा वर्ड्स के अंदर, ठीक है। इट एमिट्स ईच वर्ड एज अ की एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ वन, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसे इतना तो पता है अगर इनपुट के अंदर कोई वर्ड आया है तो कम से कम वो एक बार तो आया होगा, ठीक है। तो वो की जगह पे तो वो जो वर्ड है वो रखेगा और वैल्यू की जगह पे वन रखेगा, ठीक है, पहले जो स्टेप के अंदर, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ, मैपर वन ने फाइल वन में से ऐसे डिवाइड कर दिया डेटा, ठीक है। हडूप इस कूल था तो हडूप की जगह रख दिया और उसकी उस पे वैल्यू में क्या रख दिया, वन रख दिया। इज रख दिया, वन रख दिया, कूल रख दिया, वन रख दिया। फाइल टू में दूसरा मैपर आया, उसने हडूप वन रखा, इज वन रखा, पावरफुल वन रखा, एंड वन रखा, हडूप वन रखा, इज वन रखा, स्केलेबल वन रखा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आता है आपका शफल एंड शॉर्ट वाला फेज, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, द फ्रेमवर्क ग्रुप्स द रिजल्ट फ्रॉम ऑल मैपर बाय द कीज। अब ये कीज के बेस पर जो भी की कॉमन है उसके बेस पर क्या कर देगा, उन्हें ग्रुप कर देगा, ठीक है। वर्ड्स लाइक हडूप एंड इज आर कलेक्टेड टुगेदर, क्योंकि हडूप और इज ही हैं जो कि हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या कर दिए जाएंगे, कलेक्ट कर दिए जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो ग्रुप हो चुका है। हडूप हमारा तीन बार आ रहा था तो ऐसे तीन बार लिख दिया, इज हमारा तीन बार आ रहा था लिख दिया, कूल हमारा एक बार आ रहा था, पावरफुल एक बार आ रहा था, एंड एक बार आ रहा था, स्केलेबल एक बार आ रहा था, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, अब होगा रिड्यूस फेज, ठीक है। अब किया जाएगा काउंटिंग, ठीक है। each reducer process one group key at a time. It sum up the values for each key to get the final word count, ठीक है। तो काउंट किया जाएगा तो हडूप हमारा तीन बार आ जाएगा, इस हमारा थ्री बार आ जाएगा और ये सारे हो जाएंगे। और देखो, हमें पता चल गया कि फाइल के अंदर जो वर्ड काउंट था कितना था, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आउटपुट। ऐसे मैप रिड्यूस काम करता है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका यूज केस क्या है कि वर्ड काउंट करने में काम आ जाता है, इसकी जो सेल्स हुई है कहाँ कहाँ पर कितनी हुई है वो पता करने में काम आ जाता है। काउंटिंग, आपके वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हुए हैं वो काम करने में, वो मतलब एनालाइज या प्रोसेस करने में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके यूज केसेस हैं, ये मैं अलग से मेंशन कर देता हूँ कि भाई आपके चार पांच पेज भर जाए आराम से, ठीक है, अगर 10 नंबर में आ जाए तो क्वेश्चन, तो ठीक है। तो चलो, मैप रिड्यूस तो यार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब आप आराम से इसके पन्ने भराओगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स हमारा 2023-24 में भी आया हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल बॉक्स बेसिकली हमने जो वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था, हमारी शायद सेकंड यूनिट में पढ़ा था, हमने वर्चुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। जितने भी वर्चुअलाइजेशन के टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए थे। अगर आपने वो पढ़ लिया है ना तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, इट इज एन ओपन सोर्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर that allows user to run multiple operating system on a single physical machine, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक वर्चुअलाइजेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सबके लिए अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप अपनी मशीन पर मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उन्हें रन करा सकते हो, ठीक है। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स इनसाइड अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, जिसे कहा जाता है वर्चुअल मशीन, ठीक है। हर एक सॉफ्टवेयर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर रन होगा, ठीक है।
अब रोल क्या होता है वर्चुअल बॉक्स का वर्चुअलाइजेशन के अंदर, ठीक है। सो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है, जब भी आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हो, आप वर्चुअलाइजेशन कहते हो, ठीक है। उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स का क्या काम है, तो वर्चुअलाइजेशन को मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक हार्डवेयर, ओएस और स्टोरेज, है ना। वो सबको क्या होता है, वो सबको क्रिएट करने आप किसका यूज करते हो, वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हो, और नेटवर्क, ठीक है। इन सबको मतलब क्रिएट कर सकता है वो वर्चुअली, ठीक है। अब देखो हाउ वर्चुअल बॉक्स फिट्स इन। तो वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड रनिंग वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, वर्चुअल बॉक्स एक आपका ऐसा बॉक्स है, या फिर कह सकते हो ऐसा सॉफ्टवेयर है, जहां पर आप जाकर वर्चुअलाइजेशन को मतलब प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि आप क्रिएट कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो, आप रन कर सकते हो जो वर्चुअल मशीन है उनको, ठीक है। इट enables efficient utilization of hardware resources and allows user to experiment with multiple environment without requiring separate physical machine systems, ठीक है। सो आपको वर्चुअल बॉक्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक एडवांटेज दे रहा है कि आपको भाई फिजिकल उसकी जरूरत नहीं है, कोई भी आप आओ और इन्वायरमेंट जो भी आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं वो करो, ठीक है। जो भी आपको मशीन लानी है, जो भी आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखनी है वो करो, और उसका यूज करके देखो, ठीक है, तो वर्चुअली, ठीक है। सो ये हमारा होता है वर्चुअल बॉक्स, कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है, आइसोलेटेड है एंड फास्ट है, ठीक है। ये तो आपको समझ में ही है, क्या बार बार समझाऊं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ वर्चुअल बॉक्स। पहला होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि मतलब आप सारे ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, स्लोरेज, ठीक है, इन सबको सपोर्ट करता है, बोथ मतलब होस्ट पे भी और गेस्ट पे भी। अब होस्ट और गेस्ट का आपको टॉप थोड़ा सा समझा देता हूँ, कि अगर आपके मशीन में विंडो है, ठीक है, और आप वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप लिनक्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका जो लिनक्स है वो बाहर से आया है, ठीक है, तो वो क्या है भाई, गेस्ट है, ठीक है। लेकिन विंडो आपके घर पर है, आपकी मशीन में, तो वो क्या है, होस्ट है, ठीक है। जो भी घर पे रहता है वो होस्ट होता है, जो बाहर से आता है वो होता है गेस्ट, ठीक है, इतना समझ लो। तो ये सबको सपोर्ट करता है, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। अब स्नैपशॉट फंक्शनैलिटी है, कि मतलब अगर आप किसी वर्चुअल मशीन पर काम कर रहे हो, ठीक है, और आप जहां पर भी काम कर रहे हो आप उसका स्नैपशॉट लो, और आप उसे बंद करो और अपना काम करो किसी भी मशीन पर, ठीक है। फिर आपने जो स्नैपशॉट लिया था उसकी हेल्प से आप उसी स्टेज पर पहुंच सकते हो, और जो भी आप काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन। यूजर कैन अलोकेट रिसोर्स, सीपीयू कोर्स, रैम, डिस्क स्पेस टू ईच वीएम, ठीक है। आप अपनी जो वीएम है उसको आप अपने हिसाब से जितना भी सीपीयू कोड है, रैम है, वो सब अलोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स है वर्चुअल बॉक्स के, है ना। तो वर्चुअल बॉक्स आपको मेरे हिसाब से पूरे 10 नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा, किसी के पार्ट में पूछा गया था, और या फिर 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वर्चुअलाइजेशन है वो आता तो हर साल है, लेकिन 50 यूनिट से नहीं आता है, वो आता है सेकंड यूनिट से, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन जो मेनली है वो हमारा सेकंड यूनिट में है, ठीक है। ये तो बस वर्चुअल बॉक्स था, एक हमारा एडवांसमेंट था टेक्नोलॉजी का, तो इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आता है हमारा गूगल ऐप इंजन, ठीक है, जो हमारा 2022-23 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल ऐप इंजन, अगर आपने यूज किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो जाकर कर लेना एक बार, फ्री में उसमें जाकर अकाउंट बना सकते हो आप, तो अकाउंट बनाना, उसे एक बार यूज करके देखना, ठीक है। शायद 1 रुपए कटते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं वो, ठीक है। उसे बना के देखना, थोड़ा सा मस्त है मतलब, है ना। और वहां पर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप बिना अपनी सिस्टम के मतलब केयर वेयर करे आप बना सकते हो उस पर, ठीक है, समझ रहे हो, और उसे डिप्लॉय भी कर सकते हो। गूगल ऐप इंजन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, ये क्या है, एक हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो मॉडल है हमारा उस पर बेस है। ऑफरिंग फ्रॉम गूगल क्लाउड, जो आपका गूगल क्लाउड है ना, गूगल क्लाउड जो सूट है आपका, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो उसके अंदर का एक पार्ट है, ठीक है, कौन है, गूगल ऐप इंजन। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो एप्लीकेशन है उन्हें क्रिएट कर सकते हो। इट अनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड स्केल वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज effortlessly, ठीक है, विदाउट, ये 2 बार क्यों किया है, विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, आप आओ वर्चुअली हमारे यहाँ एप्लीकेशन वगैरह बनाओ, और उसे डिप्लॉय भी करो, और उसे और स्केल भी करो अपने ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है। इसका की फीचर क्या है, ऑटोमेटिक स्केलिंग है, बिल्ट इन आपकी सर्विसेज है। ऑटोमेटिक स्केलिंग मतलब कि अगर आपके ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आप अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो, और बिल्ट इन सर्विसेज आपको जो है एपीआईज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, मैसेजिंग के लिए। ये सब आपको डायरेक्टली एपीआई मिलती है, आपको खुद से कोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्टली इसका फीचर यूज करना है, ठीक है।
अब आता है हमारा इसका शायद आर्किटेक्चर हुआ है ना। अच्छा, तो दो और हैं इसके की फीचर। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, आप मतलब किसी भी लैंग्वेज में जाके कोड कर सकते हो, पाइथन, जावा, नोड जेएस, गो और मोर लाइक डॉट नेट वगैरह में। और पे एज यू गो, मतलब कि आप जितना यूज करोगे उतना आप पैसे दे सकते हो, ठीक है। ये तो सबके अंदर ही होता है, जितने भी क्लाउड सर्विसेज हैं सबके अंदर आपको पे पर मॉडल जो है वो मिलता है, ठीक है। अब आता है हमारा गूगल ऐप इंजन का आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है, ये आपको गूगल की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका ये पीसी है ना, ये आपका पीसी है या फिर आप फ़ोन से मतलब जिससे भी आप कर रहे हो उसे ऑपरेट, वो है। फिर आता है आपका लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर इज लाइक मतलब मैंने यहाँ पर एग्जांपल में भी लिखा हुआ है कि जैसे आप जैसे किसी पर भी जाते हो, रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो वहाँ पर आपको बताती हैं कि भाई आपको कहाँ पर जाना है, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वहाँ पर एक स्टार्टिंग में एक काउंटर होता है ना, वहाँ पर आप जाकर बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो बताते हैं कि आपको यहाँ पर जाना है या फिर यहाँ पर जाना है, आपकी जो रिपोर्ट तैयार होती है वो होता है हमारा लोड बैलेंसर, कि आपकी पूरी जो एप्लीकेशन है उस पर कोई भी लोड ना आए, वो लोड बैलेंसर करता है, ठीक है। फिर आता है आपका फ्रंट एंड पार्ट, है ना। जो आपका ऐप इंजन फ्रंट एंड होता है, वो ऐप इंजन जो फ्रंट एंड होता है वो उससे काफ़ी चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है। मतलब जो फ्रंट एंड पार्ट होता है उससे आपकी स्टोरेज भी अटैच होती है। इसके अंदर दो टाइप की स्टोरेज होती है, एक होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। अगर आप डायनेमिक यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ की तरफ, और स्टैटिक तो यहाँ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आता है बैक एंड पार्ट, और यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं, मेम कैच यानी कि आपकी जो कैचे मेमोरी होती है फास्ट, अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर होता है। और टास्क क्यूजेस, जो भी आपके टास्क हैं यहाँ पर असाइन कर दिए जाते हैं। और जो टास्क जो है पूरा शेड्यूल कर दिया जाता है, जो भी आपको काम कराना है वो आपके होते रहते हैं, चाहे आप बैक एंड से करा रहे हो या फ्रंट एंड से करा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर का मैंने ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया आर्किटेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं, और प्लीज यार ये बनाकर आ जाना, ठीक है ना। ये बनाकर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो। देखो यहाँ पर हमारा जो डिवाइस है, हम जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो आ गया, ठीक है। अब आगे सबसे पहले लोड बैलेंसर, ठीक है। जैसे भी आपके हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उसमें जो स्टार्टिंग में जो बैठे रहते हैं भाई लोग, वो क्या करते हैं, वो आप जैसे कि आपका कोई होटल है, ठीक है, तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, वो वहाँ पर आप जाओ, फिर वो आपको आपको आप पूछते हो कि यार मुझे रूम चाहिए, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि आपको रूम खाली है कि नहीं है ना। अगर रूम खाली है तो आपको बता देंगे किस रूम में जाकर आप भाई कर सकते हो, ठीक है, चेक इन। सो आप जाते हो वहाँ पर और वो आपको बताते हैं सारी चीज़ें। वैसे ही लोड बैलेंसर आपका एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है, कि भाई चीज़ें आपको अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो आपको कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। सो आप लोड बैलेंसर हो गया। अब लोड बैलेंसर के बाद आता है आपका फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, वो तो सबके अंदर ही होता है, यूआई पार्ट आ गया, ठीक है। अब यूआई से मतलब इसके अंदर दो स्टोरेज यूनिट है, एक है आपकी जो है डायनेमिक और एक है आपकी स्टैटिक। और एक है आपकी मैम कैच मेमोरी, जो कि आपकी लाइक सीपीयू के अंदर होती है ना, कैचे मेमोरी वो है। और एक है आपका टास्क क्यू, लाइक जो भी टास्क है इसके अंदर लिखे जाएंगे। और एक है आपका बैक एंड पार्ट, बस इतना सा काम है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सो लोड बैलेंसर क्या है, मैंने आपको इतना अच्छे से बता दिया कि डायरेक्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट ऐप इंस्टेंसेस, एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। इसका ही काम होता है कि आपके ट्रैफिक को अच्छे से मतलब डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये एनालॉजी मैंने लिखी हुई थी लोड बैलेंसर की, लाइक अ रिसेप्शनिस्ट हु डायरेक्ट कस्टमर टू द डायरेक्ट काउंटर बेस्ड ऑन देयर नीड्स। सो फिर आता है आपका ऐप इंस्टेंस, ठीक है। सो ऐप इंस्टेंस क्या है, एप्लीकेशन इन GAE run on multiple instances, ठीक है। These instances can scale up or down automatically depending on the user demand। अगर आपकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, आपके जो ऐप इंस्टेंसेस है, ठीक है। ऐप इंस्टेंसेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी आपने अपनी जो ऐप है वो आपने क्रिएट करी है, ठीक है, आपने कुछ रिसोर्सेज पर वो क्रिएट करी है। लेकिन अगर वो जो आपका ट्रैफिक वो बढ़ जाता है, ठीक है, जो आपने ऐप क्रिएट करी है उसमें वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उसे, ठीक है, मतलब कि उसे वो यूज नहीं हो पा रही है उसे, ठीक है, मैनेज नहीं कर पा रही। तो वो जो इंस्टेंस है ना उसे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं ऐप इंस्टेंस। स्केल डाउन और स्केल अप, डाउन अगर कम हो गया तो डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। When a website experience high traffic, JAE automatically starts more instances to handle the load, ठीक है। अब आते हैं आपका APIs एंड सर्विसेज, ठीक है। सो API एंड सर्विसेज जो भी आपका गूगल ऐप इंजन प्रोवाइड कराता है, तो आपको डेटा स्टोर के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है ऐसे डेटाबेसेस जो कि स्केलेबल है स्टोरेज के लिए, ठीक है। आपको मेन कैश मेमोरी प्रोवाइड कराई जाती है जो कि बहुत फास्ट मेमोरी होती है, कैचिंग फॉर स्पीडिंग अप एप्लीकेशन, ठीक है। टास्क क्यू प्रोवाइड किया जाता है, शेड्यूलिंग एंड रनिंग बैकग्राउंड जॉब्स, ठीक है। आपकी जो शेड्यूलिंग है वो की जाती है टास्क क्यूज के द्वारा। फिर आता है आपका यूजर ऑथेंटिकेशन, मैनेज यूजर साइन इन विथ ओ ऑथ और गूगल अकाउंट्स के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है, ठीक है।
अब आता है आपका डेवलपर इन्वायरमेंट। तो डेवलपर अपलोड देयर एप्लीकेशन टू गूगल ऐप इंजन यूजिंग गूगल क्लाउड एसडीके। ठीक है, इसका यूज करके जो आपका डेवलपर है वो अपलोड कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन आर डिप्लॉयड इन कंटेनर एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस इन्वायरमेंट। ठीक है, सो यही होता है आपका डेवलपर इन्वायरमेंट, और ये सारी बेसिक चीजें रीड करने से ही समझ में आ जाती है। ठीक है, अब आपका प्रोग्रामिंग का फ्लो कैसा रहता है वो देख लो। सबसे पहले आप जो है आपका कोड को लिखते हो जो भी आपकी सपोर्टेड लैंग्वेज है उसके अंदर। फिर आप क्या करते हो, उसे डिप्लॉय करते हो जी क्लाउड कमांड का यूज करके। अगर आप सी एल आई का यूज कर रहे हो, उसका यूज करके आप मतलब अपनी जो एप्लीकेशन है उसे डिप्लॉय करते हो। और अगर आप सी एल आई का यूज नहीं कर रहे हो, आप यूजर इंटरफेस का यूज कर रहे हो, तो आप वेब इंटरफेस मतलब कि जो आपका गूगल पर होता है उस पर डायरेक्टली बटन से आप मतलब क्लिक करके अपने डिप्लॉय कर सकते हो एप्लीकेशन को। मॉनिटर द एप्लीकेशन यूजिंग द गूगल क्लाउड कंसोल। अपनी जो फिर आपने डिप्लॉय कर दी, फिर आप उसे मॉनिटर कर सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल का यूज करके। ठीक है, देखो इन वर्ड्स के अंदर ज्यादा जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि गूगल क्लाउड हाँ कंसोल होता है, उससे आप मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, फिर आप जाके देखो कि गूगल क्लाउड कंसोल क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फॉर गूगल ऐप इंजन। ठीक है, अलग से मेंशन था एक सिलेबस के अंदर, आया नहीं है अभी तक। तो इसके अंदर कुछ चीजें बतानी होती है कि सपोर्टेड लैंग्वेज कौन कौन सी है। पाइथन, जावा, नोड जेएस, पीएचपी, गो, रूबी एंड डॉट नेट, ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है गूगल ऐप इंजन। ऐप डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं। सो एप्लीकेशन आर डिप्लॉयड यूजिंग जी क्लाउड कमांड और डायरेक्ट थ्रू द गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, आप इसका यूज करके कर सकते हो अपने जो एप्लीकेशन है उसे डिप्लॉय। डेवलपर्स डिफाइन द ऐप कॉन्फ़िगरेशन इन द ऐप डॉट YAML फाइल। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपकी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग। ठीक है, अगर आपका जो मतलब जो ट्रैफिक है वो आता है, अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली स्केलिंग हो जाती है। ठीक है, और जो स्केलिंग है वो तीन टाइप की होती है, ऑटोमेटिक, मैनुअल और बेसिक। ठीक है, यही लेवल्स है मतलब स्केलिंग के, कि ऑटोमेटिक है तो भाई अपने आप ही सारी चीजें हो रही होंगी, और मैनुअल में तो आपने कुछ कंडीशंस लगा रखी होंगी कि भाई इतने हो तो इतना कर देना, इतना हो तो इतना कर देना। बेसिक में क्या होता है कि वो बिल्कुल डाउन भी हो सकती है, बिल्कुल अप भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है बेसिक। अब आता है आपका ईज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि कितना इजी है वहाँ पे डेवलप करना। तो आपको लोकल टेस्टिंग टूल्स भी मिलते हैं कि साइमल सिमुलेट जीएई इन्वायरमेंट्स लोकली। तो आप अपने मतलब जो भी जेई के जो आपने एप्लीकेशन बनाए हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हो लोकली वहाँ पर। ठीक है, लॉगिंग आपको मतलब इंटीग्रेटेड लॉग्स मिलते हैं मॉनिटर करने के लिए, जो भी आपकी ऐप की परफॉर्मेंस है या फिर डीबगिंग है उन सबको करने के लिए भी वहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट आपको टूल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो ये थे सारे टॉपिक्स। कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट करके बता देना। और वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दी हैं, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेक्चर वन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, और लेक्चर वन के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको बोली थी वो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये देख लेना एक बार कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ आए हैं। ठीक है, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और सिलेबस और भी मतलब हम सब्जेक्ट्स करा रहे हैं उन्हें भी आप पढ़ सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।